हेलो बच्चों, माई सेल्फ निरंजन अग्रणी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। आपको बेटा फिजिक्स पढ़ना है जैसा कि पता चल चुका है, ठीक है। और फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक। नीट में इस वेव ऑप्टिक्स से ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है। छोटा चैप्टर है, कुछ वेव के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, है ना। बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखा, फार्मूला वगैरह ध्यान में रखा, तो ये मान के चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और हम इस पर्टिकुलर वेव ऑप्टिक्स में स्टार्ट करेंगे एक्चुअली हाइजेंस वेव थ्योरी से। देखो क्वेश्चंस वगैरह यहीं से फ्रेम होती है, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री में जाने का कोई मतलब नहीं, आप जानते हो हिस्ट्री ऑलरेडी, ठीक। कि बहुत पहले जो है न्यूटन साहब ने बताया था कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल होती है, और उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, ठीक है। न्यूटन साहब ने दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसको लिख लेना ऐसे ही, जरूरत नहीं पड़ती बट एक बार लिख लो, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उन्होंने बताया था लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखती है, और ये बहुत दिन तक सही माना गया, ठीक। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हाइजेंस, तो इन्होंने क्या किया, ये बताया कि लाइट भी वेवफ्रंट बनाते हुए चलती है। एक्चुअली इन्होंने वेवफ्रंट इंट्रोड्यूस किया था, और उसी के बेसिस पे इनकी हाइजेंस वेव थ्योरी आती है, और वो जो वेव थ्योरी एक्चुअली वेवफ्रंट को इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है। तो वेवफ्रंट के बारे में इन्होंने बताया था, और इन्होंने ये बताया था कि लाइट वेव होती है। तो थोड़ा सा तो भाई वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आया कि भाई एक पार्टिकल बोल रहा है और एक वेव बोल रहा है, लेकिन अब न्यूटन साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, ठीक है। तो उनको तो काट पाना बड़ा मुश्किल था, बात समझ आ रही है। तो बहुत दिन तक तो न्यूटन की थ्योरी चल रही थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन था कुछ थोड़ा सा कुछ चीजें उसमें गलत हो रही थी, है ना। तो फिर बाद में जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये यंग साहब ने किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया किसका, हाइजेंस वेव थ्योरी का, और वहां से पता चल गया कि लाइट वेव होती है। तो अपन बहुत ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके स्टार्ट करते हैं बेटा हाइजेंस वेव थ्योरी। तो हाइजेंस वेव थ्योरी में एक्चुअली वेवफ्रंट के बारे में पता चला था, और वेवफ्रंट क्या होती है इसको ध्यान से समझना। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट दोज हैव सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी। मान लो कि आपके पास कोई एक सोर्स है, ठीक है। अब इस सोर्स से, ठीक, सपोज करो एक्स डिस्टेंस पे आप देखो सोर्स क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और एनर्जी जब ट्रांसफर करेगा तो एनर्जी क्या होगी, चारों तरफ ट्रांसफर होगी, अगर मान लो पॉइंट सोर्स है तो, ठीक। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो, और उसी डिस्टेंस पे उसके आसपास ढेर सारे पॉइंट ले लो, तो उन सारे पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, सेम टाइम पे पहुंचेगी। तो अगर उन सारे पॉइंट को मिला करके एक इमेजिनरी सरफेस बनाया जाए, इमेजिनरी, ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, तो वो जो सरफेस बनेगा उसे बोलते हैं अपन वेवफ्रंट। तो इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट दोज हैव सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनके पास सेम फेज होगा। वो एक साथ, अगर मान लो वाइब्रेशन है तो एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ पीछे आएंगे, मतलब वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेम टाइम पे उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, इसलिए। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बताई थी। क्या बताया था कि रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट में ये चीजों को वेरीफाई कर दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक। जो रेज होती है, लाइट रेज, वो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से वेवफ्रंट होता है, ठीक। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आपको बहुत अच्छी बात बताएगा। क्या था, एवरी पॉइंट ऑन वेवफ्रंट इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स। मतलब जो वेवफ्रंट बनती है एक्चुअली, उस वेवफ्रंट के सारे पार्टिकल एक सोर्स की तरह काम करते हैं, और वो एनर्जी को 90% एनर्जी को आगे की तरफ प्रोपेगेट करते हैं। तो एक नया वेवफ्रंट बनता है जिसको सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एक्चुअली नाम देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। भाई जो वेवफ्रंट के सारे पॉइंट जो एक पर्टिकुलर सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये क्या करते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेवफ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रेस। भाई ये मान के चलो कि 2 वेवफ्रंट अगर है, और लाइट रे इस पर्टिकुलर वेवफ्रंट से इस पर्टिकुलर वेवफ्रंट तक आ रही है, तो आप चाहे इस वाले लाइट की बात करो, या इस वाले लाइट की बात करो, या इस वाले लाइट की बात करो, इन दोनों का, सॉरी इन सारे लाइट्स का, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेवलिंग टाइम है वो इक्वल होगा। हो सकता है कि मीडियम डिफरेंट हो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करके समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन करके समझाऊंगा, बाकी काफी चीजें पॉइंट तो हम यहीं पे समझा देंगे, ठीक है, टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेवफ्रंट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट मीडियम। भाई आपको पता है कि मीडियम के साथ वेलोसिटीज चेंज होती है, तो लाइट की अगर वेलोसिटी मीडियम के साथ चेंज होगी, तो वेवफ्रंट उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा।
जिस हिसाब से लाइट चल रही होगी किसी पर्टिकुलर मीडियम में, उसी हिसाब से क्या होगा, वेवफ्रंट भी ट्रैवल करेगा। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने बताया था और ये हाइजेंस वेव थ्योरी में आती है। तो इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखा, जिसमें से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो भाई वेवफ्रंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया। अच्छा, वेवफ्रंट इमेजिनरी सरफेस होती है, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हाइजेंस वेव थ्योरी से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है, और ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट पे। तो देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट में एक्चुअली क्या है। वैसे तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो ढेर सारी बनाई जा सकती है, बट ये जो स्टैंडर्ड है, और ये मान के चलो यही हमेशा देखने को मिलता है। जो वेवफ्रंट होती है एक्चुअली ये सोर्स पे डिपेंड करती है कि किस सोर्स से लाइट निकल रही है। सोर्स जो होता है उसके बेसिस पे ही वेवफ्रंट फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट सोर्स की, तो पॉइंट सोर्स अगर हम ले लिया तो इस पॉइंट सोर्स से भाई लाइट चलेगी, चारों तरफ चल रही है। देखो, तो अगर मान लो कि हमने x डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ऐसे x डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ऐसे x डिस्टेंस पे यहां एक पॉइंट ले लिया, तो इन सारे पॉइंट पे एनर्जी सेम टाइम पे पहुंचेगी और ये सारे पॉइंट सेम टाइम पे वाइब्रेट करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर इन सारे पॉइंट को मिलाए तो यहाँ पे कैसा बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। पॉइंट के अबाउट क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा, सर्किल नहीं बनेगा, स्फेयर बनेगा। क्योंकि पॉइंट क्या होगा, 3D में लाइट निकालेगा ना, ठीक है, मतलब ये लाइट बाहर भी आ रही है अंदर भी जा रही है, ऐसा। तो वहां पे कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो यहाँ एक आता है तुम्हारा स्फेरिकल वेवफ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्या है, दूसरा वेवफ्रंट भी आप बना सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वेवफ्रंट के सारे पॉइंट जितने भी हैं वो सब सोर्स की तरह काम करेंगे, एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करेंगे। तो अगर मान लो यहां से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भेज दिया और उतनी डिस्टेंस पे यहां से भेज दिया, उतनी डिस्टेंस पे यहां से भेज दिया, तो एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस मिलेगी, वो दूसरी वेवफ्रंट होगी। तो इस तरीके से लाइट क्या होती है, वेवफ्रंट बनाते हुए चलती है। और आप देख लो यहाँ पे स्फेरिकल वेवफ्रंट है। तो ये हो गया लोकस वाली बात, पहली बात। दूसरी देखो क्या करें, रे इज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। देखो ध्यान से, ये जो सरफेस है वो रे की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये याद रखना। और यहां से यहां तक के टाइम का, यहां से यहां तक की जो लाइट चल रही है उसका टाइम क्या है, सेम, ये भी है। तो ये सारी बातें अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी लाइट की टाइम के साथ क्या, डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज होगी। तो वो जो इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है डिस्टेंस के साथ कैसा आता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और आपको एक चीज पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका ये मतलब है कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यू कैन राइट। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स, इन केस ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। बात समझ आई। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाई जा सकती है, कीप इन माइंड। दूसरा आता है प्लेनर वेवफ्रंट। तो प्लेनर वेवफ्रंट क्या होता है भाई, देखो ध्यान से समझो। मान लो कि यही सोर्स यहां पर रखी और इससे बहुत दूर, ठीक है, इंफिनिटी पे अगर हम देखें तो ये सारी रेज पैरेलल दिखाई देंगी लाइक दिस। तो पैरेलल रेज अगर होती हैं तो वहां पे एक्चुअली प्लेनर वेवफ्रंट बनता है। कैसे, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है भाई, अगर पैरेलल होगी तो क्या होगा, यहां से एनर्जी चल के, यहां से एनर्जी चल के, यहां से एनर्जी चल के आई। और अगर हम एक ऐसी सरफेस बनाने की कोशिश करें जहां पे एनर्जी साइमल्टेनियसली पहुंचे, तो क्या होगा, इस रेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनानी पड़ेगी और उस प्लेन के सारे पॉइंट सेम टाइम पे एनर्जी रिसीव करेंगे और सेम टाइम पे वाइब्रेट करेंगे, मतलब सेम फेज और फ्रीक्वेंसी में होंगे। तो ये जो प्लेन बना ना आपने भी जो बनाया, इसे बोलते हैं प्लेनर वेवफ्रंट। तो हमेशा पैरेलल रेज, सोर्स एट इंफिनिटी, तो वहां पे कैसा वेवफ्रंट बनता है बेटा, प्लेनर। अब अगर ध्यान से देखो तो भाई यहां पे क्या होगा, ये प्लेन इस रेस के परपेंडिकुलर है, देख लो, बनाने की जरूरत नहीं, बना नहीं रहा हूं, ठीक, इस रेस के परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेनर वेवफ्रंट बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा प्लेनर वेवफ्रंट। अच्छा, इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और जब इंटेंसिटी कांस्टेंट तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। ये बातें दिमाग में बिठा के रखिए, जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। थर्ड आता है अपने पास सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट एक्चुअली लाइन सोर्स से बनती है। जैसे मान लो आपके पास एक ट्यूब लाइट है, इससे लाइट निकल रही है, तो अब इससे जो लाइट निकल रही है वो लेंथ वाइज निकल रही है, देखो। तो अब यहां पे क्या होगा भाई, x मान लो ये है, अब यहां से x डिस्टेंस पे यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो। तो भाई इन सारे पॉइंट को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही तो बनेगा। तो यहां पे कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और जैसे यहां पे ढेर सारे सिलेंड्रिकल प्लेनर वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रहे थे, वैसे यहां भी ढेर सारे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बन सकते हैं। बात समझ आ गई।
क्लियर? तो ये हो गया बेटा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और इसके लिए जो इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है वो कैसा आता है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर ऐसा रिलेशन इंटेंसिटी का है तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसलिए। बात समझ आ गई? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का फॉर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये हो गया अपने पास प्लेनर वेव फ्रंट के लिए, और ये अपने पास स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। तो ये हो गया बेटा वेव फ्रंट से रिलेटेड बातें। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो सीखना है अपने को। तो चलो अपन देखते हैं न्यूमेरिकल। बेटा वेव फ्रंट आपने देखा, अब अपन उस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे आता है क्वेश्चन वो देख लो। वेव फ्रंट पे कह रहा है फाइंड न्यू वेव फ्रंट व्हेन लाइट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट आ रही है। अच्छा, ये जो आपको दिया हुआ है ये एक्चुअली वेव फ्रंट दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट पैरेलल वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है। एक्चुअली प्लेनर वेव फ्रंट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट है वो कैसी है? पैरेलल रेज है। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई इस पर्टिकुलर मीडियम से इंटरैक्ट करने के बाद वेव फ्रंट कैसी बनेगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो वेव फ्रंट गिवन हो उसके लिए क्या बनानी होती है? रे। क्योंकि आपने अगर रे बना लिया तो आराम से वेव फ्रंट बना लोगे। तो चलो एक क्वेश्चन में सिखाता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आ रहा है प्लेनर वेव फ्रंट, मतलब यहां पे कैसी रेज? पैरेलल रेज, लाइक दिस, ठीक है? हालांकि हमें एक से मतलब है, एक के साथ क्या हो रहा है अगर आपको पता चल जाए तो हर एक रे के साथ वही होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहां पे ऐसी रे है, और रे जो बनाएंगे तो आपको पता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा हम जानते हैं। तो इस प्रिज्म से पास होने के बाद आपको पता है थोड़ा सा ऐसे डेविएट होगी और थोड़ा सा और डेविएट हो जाएगी। बाय ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। तो सबसे पहला काम वेव फ्रंट बनाओ, जो वेव फ्रंट दिया हो, सॉरी, उसके लिए रे बनाओ, और रे के साथ क्या हो रहा है वो देख लो, और फिर उस रे के लिए क्या करो? अगेन वेव फ्रंट बना लो, तो आपको न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली न्यू वेव फ्रंट की बात हो रही है। तो देखो ध्यान से, रे ऐसे आया था, डेविएट हो गया, तो अगेन ये अगर पैरेलल आ रहा था तो पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि जो रे अब यहां से आने वाली, ध्यान से देखना, पैरेलल, वो भी ऐसे ही डेविएट होगी। तो इसका मतलब क्या है? अब यहां पे हम अगर वेव फ्रंट बनाए तो भाई पैरेलल रेज है, मतलब यहां भी प्लेनर बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास न्यू वेव फ्रंट। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन करना, बिल्कुल। देखो ये रे आ रही थी अपने पास, ठीक है, पैरेलल, प्रिज्म से पास हुई तो क्या हुई? डेविएट हो गई, और जब जा रही हुई तो भी पैरेलल। तो इसका मतलब वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यू वेव फ्रंट मिलेगा, कैसा? प्लेनर ही मिलेगा। तो प्लेनर आ रहा था, प्लेनर ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो ये हो गया भाई यहां से पास कर रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि भाई ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, अगर इससे रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी वेव फ्रंट मिलेगी? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन प्लेनर वेव फ्रंट। तो प्लेनर वेव फ्रंट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे रे कैसी है? लाइक दिस, पैरेलल रेज। और भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती हैं? आपको पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रेज फोकस से पास करती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है वो ऐसी हो गई, मतलब एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो अभी एक्चुअली ऐसा लगेगा ना कि एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब हुआ ना कि अब भाई यहां पे एक्चुअली पॉइंट सोर्स की तरह बिहेवियर हो गया। तो यहां पे आप कैसा बनाओगे? स्फेरिकल। तो भाई आप देख रहे हो कि ये न्यू जो वेव फ्रंट है वो कैसे बन गई? स्फेरिकल, या कह सकते हो पार्ट ऑफ स्फीयर। आ कैसी रही थी? प्लेन वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? स्फेरिकल हो गई। ऐसे अगर यहां पे मान लो पॉइंट सोर्स रख देते हो तो यहां से लाइट रे चलेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो आएगी कैसी? स्फेरिकल। जाएगी कैसी? प्लेनर। तो इस तरीके से वेव फ्रंट कैसी होंगी, क्या बनेंगी, ये आप आराम से बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, जो वेव फ्रंट दिया उसके लिए लाइट रे बनाओ, और इंटरेक्ट कराने के बाद क्या हो रहा है वो देखो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था? फोकस पे मिल रहे थे, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट सोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब कि हालांकि यहां से लाइट आ नहीं रही, यहाँ पे जाके मिल रही है, लेकिन वेव फ्रंट बनाने के लिए आप सोच सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे आप आराम से बना लो न्यू वेव फ्रंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा हमारे पास ये देखो एक मीडियम है N1 N2, मतलब दो मीडियम,
और ये बाउंड्री है, N2 ज्यादा है N1 से, ये वेव फ्रंट आ रही है प्लेनर वेव फ्रंट और 45 बनाते हुए। तो पूछा जा रहा है कि जो वेव फ्रंट मिलेगी अपने को जब इससे N1 से N2 में जाएगा तो कैसी बनेगी। तो कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लाइट रे बनाते हैं लाइक दिस, ऐसा, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर लाइट रे आएगी, चलो आ रही है, ये 45 है, ठीक है, ये 90 है, तो आपको पता है ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा ऑब्वियसली। अब लाइट रे जब एक डेंस मीडियम में जाएगी, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखो, लाइट रे जब एक, ये 45 पे था, ये जो रे है बेटा आपने देखा यहां पे, ये मैंने यहां बना लिया थोड़ा समझने के लिए। तो ये क्या होगा, जब इस डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। अब ये एंगल जो है क्या है, ये 45 से कम होगा, लेस देन 45, अगर ये थीटा है तो लेस देन 45 होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जब इससे हम ये जो लाइट रे जा रही है इसके लिए वेव फ्रंट बनाएंगे लाइक दिस, तो ये हॉरिजॉन्टल से क्या करेगा, 45 से कम बनाएगा। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, कह रहा है 45 बनाते हुए जाएगा, नहीं, कह रहा है ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, नहीं, ये 45 से कम बनाते हुए जाएगा, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन जो टाइम वाला है उसका एप्लीकेशन, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। भाई देखो, ये वेव फ्रंट थी, पहले इनके बीच की डिस्टेंस d1 थी, जब इस मीडियम में गए तो इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो गई। तो इनमें से कौन सा सही है, क्या d1 d2 इक्वल है, क्या d1 की वैल्यू d2 से ज्यादा है, या फिर d1 की वैल्यू d2 से कम है, या फिर कुछ नहीं कह सकते। तो ये अपने को बताना है। भाई आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि मीडियम के साथ क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। डेंसर मीडियम जब होती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अगर मान ले यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 और यहाँ पे v2, तो आपको एक चीज पता है कि v2 की वैल्यू क्या है, v1 से ज्यादा। अब एक चीज याद रखना, यहां पे मान लेते हैं ये वेव फ्रंट 1 और 2 है, और यहां पे जो है यही दोनों वेव फ्रंट है। ऐसा नहीं है कि यहां पे क्या है दूसरी वेव फ्रंट है, ये दोनों वेव फ्रंट चल के आई थी, और फिर तो 1 और 2 के बीच की यहाँ की डिस्टेंस की बात करेंगे। तो बेटा एक चीज तो मैंने आपको बताया था कि मीडियम कुछ भी हो, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में चलने में जो टाइम लगता है वो सेम होता है। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक चलने में टाइम t लगा, तो यहां से यहां तक चलने में भी टाइम t लगेगा। तो अगर मैं d1 कैलकुलेट करूं तो d1 क्या लिखूंगा मैं, v1 इंटू टी, और d2 की अगर मैं बात करूं तो v2 इंटू टी। बात समझ आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, भाई d1 चाहिए ना अपने को, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखो क्या ज्यादा है, v2, तो v2 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब भाई v2 कम है, v2 कम है, क्योंकि डेंसर मीडियम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ध्यान दीजिए, देखिए गड़बड़ हो गया था। यहां पे ये n2 है, यहां पे वेलोसिटी अगर v2 हमने ले लिया तो v2 की वैल्यू कम आएगी क्योंकि n2 ज्यादा है, c बाई n। एक्चुअली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c बाई n, तो n ज्यादा तो v कम। तो यहां पे जो वेलोसिटी है v2 है, तो v2 कम होगा क्योंकि n2 ज्यादा है, तो यहां पे एक्चुअली v2 कम है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, d1 इज इक्वल टू v1t और d2 इज इक्वल टू v2t, क्योंकि टाइम तो सेम लगेगा। तो यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और ये वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली d1 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी d2 से। तो यहां से आगे अपने पास सेकेंड ऑप्शन, d1 इज ग्रेटर देन d2, क्योंकि वेलोसिटी ही बताएगा अपने को कि क्या डिस्टेंस आने वाली है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस फ्रेम होती है। बात समझे। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे एक्चुअली, और ये बेसिक क्वेश्चंस, तो आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे। वेव फ्रंट देख लिया क्या होता है, ठीक है। इससे ये पता चल गया लाइट के पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर होती है, और लाइट वेव फ्रंट बनाते हुए चलती है। तो वेव की और भी फिनोमिना है, जैसे इंटरफेरेंस की बात कर लो, डिफ्रैक्शन की बात कर लो, पोलराइजेशन की बात कर लो, तो ये सारे के सारे वेव फिनोमिना ही है, और ये सब लाइट में भी देखा गया, ठीक है। इसीलिए लाइट को बोला गया वेव है, क्योंकि लाइट में भी इंटरफेरेंस हो रहा था, डिफ्रैक्शन हो रही थी, पोलराइजेशन हो रही थी, तो पता चल गया कि भाई लाइट क्या है, वेव है। क्लियर। अच्छा, ये जो वेव फिनोमिना या कह सकते हो इंटरफेरेंस जो मैंने भी बोला,
इसका ऑब्जर्वेशन यंग ने किया था, ठीक है। लाइट में इंटरफेरेंस होना, वैसे साउंड में तो होता ही है, लेकिन लाइट में भी इंटरफेरेंस होना ये यंग साहब ने देखा था, और वहां से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला था लाइट की, कि लाइट क्या है, वेव है। तो उन सारी चीजों पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इंटरफेरेंस का मैंने नाम ले लिया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाइट के इंटरफेरेंस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर डिफ्रैक्शन भी देखना है, डिफ्रैक्शन में थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आते हैं ऐसा मानो, ठीक है। लेकिन ये इंटरफेरेंस से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाईडीएससी। एक्चुअली इंटरफेरेंस क्या होती है, इसमें सुपरपोजिशन होता है वेव का, ठीक है, और सुपरपोजिशन होने के बाद क्या होता है, कुछ फिनोमिना हैपन होती है, कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, ये आप जानते हो, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं। और एक बार जब इंटरफेरेंस पे जाएंगे तो डिटेल में जाएंगे। तो यहां से हमने देखा कि भाई इंटरफेरेंस मतलब क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, दो वेव के मिलना है। तो एक्चुअली यहां पे ये जो दो वेव है इनको हम सोर्स के नाम से पढ़ेंगे। तो यहां पे हम टाइप ऑफ सोर्स कर लेंगे पहले फटाफट, ठीक है। देखो, इंटरफेरेंस कराने के लिए ये जरूरी होती है कि जो दो सोर्सेज है वो कोहेरेंट हो। तो कोहेरेंट क्या होती है ये समझ लेते हैं। कोहेरेंट एक्चुअली दो सोर्स, ऐसे दो सोर्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका फेज डिफरेंस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ फिक्स हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ फिक्स हो। तो क्या टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। मतलब पोजीशन अगर हमने फिक्स कर दी तो वहां पे जो वेव जाके मिल रही है, ठीक है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अभी देखो तो जितना फेज डिफरेंस था, 2 घंटे बाद देखो तो उतना ही फेज डिफरेंस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो उनको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। अच्छा, कोहेरेंट सोर्सेस जनरली बनाई नहीं जा सकती, मतलब ऐसा मान के चलो कि जो कोहेरेंट सोर्सेज है ये हमें बनानी पड़ती है, ऑब्टेन करनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, इनकोहेरेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पता चल गया भाई, फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेज। जनरली जो सोर्सेज होती है इनकोहेरेंट सोर्सेज होती है। जैसे 2 लाइट सोर्स जल रही है अगर आपके कमरे में, 2 लाइट बल्ब जल रही है, तो वो इनकोहेरेंट है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमेशा इनकोहेरेंट होती है, इसीलिए जनरली इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप करनी पड़ती है। तो एक्चुअली ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल सोर्स से, ठीक है, 2 सोर्स बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और वो करते हैं अपन 2 तरीके से। एक तो होता है बाय द डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, दूसरा होता है बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये सब नाम है, सुन लो, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हम डिटेल में लेंगे, बाकी आप ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट किन तरीकों से हो सकता है, एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली डबल स्लिट लगा करके, ये अपने को पूरी डिटेल लेनी है, सो डोंट वरी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर वेव ऑप्टिक्स की कह सकते हो हार्ट है, ठीक है, दिल है। मतलब वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी तो करना ही पड़ेगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। लाइट मिरर, ये इसमें भी क्या होता है, हम वेव फ्रंट का डिवीजन करते हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, इसमें भी वेव फ्रंट का डिवीजन करते हैं। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली जेई एडवांस वगैरह में आते हैं, तो अपने को इसको देखना ही नहीं है, वाईडीएससी करना है, ठीक है, क्योंकि नीट के लिए वाईडीएससी है। बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से कैसे करते हैं भाई, थिन फिल्म, थिन फिल्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, वहां से हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं। न्यूटन्स रिंग, एक्चुअली ये भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न बनता है एक्चुअली रिंग बनता है, इसलिए न्यूटन्स रिंग। तो इस तरीके से नाम आपको इसको पढ़ना नहीं है, इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस कभी नहीं आते। बस ये मान के चलो कि कभी अगर पूछा जाए तो आपको इतना पूछा जाएगा कि बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में कौन कौन से आते हैं, तो एक नाम ये भी हो सकता है, एक नाम ये भी हो सकता है। तो आप अगर सुने रहोगे तो आराम से टिक कर पाओगे, ठीक। और इनकोहेरेंट सोर्सेज मैंने बता दिया भाई कि क्या होते हैं, जिनकी फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना हो। अच्छा, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर इंडिपेंडेंट ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो क्या होंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेस। भले ही रिप्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही हो, भले ही रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखे कि फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो क्या होंगे, इनकोहेरेंट माने जाएंगे, याद रखना। तो अब अपन, ठीक है, सोर्सेस के बारे में समझ लिए, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, और इनकोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम वाईडीएससी की पूरी डिटेल लेंगे, थोड़ी सी इसकी बात कर लेंगे। एक हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे करेंगे और एक हम डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पे करेंगे।
ठीक है, ये सब पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन कभी आता नहीं इस पे, है इसलिए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी इंटरफेरेंस की सोर्स से पहले। तो इंटरफेरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सुपरपोजिशन का। तो यहाँ पे एक्चुअली दो वेव ऐड होना, यहाँ पे दो वेव ऐड होंगे, सुपरपोजिशन होगी, मतलब दोनों का एक्चुअली एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हम पहले समझेंगे एडिशन ऑफ टू SHM, क्योंकि ये जो अपने करने जा रहे हैं ये इंटरफेरेंस का बेस है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास SHM का हम एडिशन करने जा रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पे जो हम बात करेंगे, चूंकि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा कोहेरेंट सोर्स लेके चलेंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं मान के चलो कोहेरेंट है, ठीक है, कोहेरेंट को ही मान के चलना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास दो SHM है, एक्चुअली एक SHM का इक्वेशन y1 एंड इट इज a1 sin ओमेगा t और दूसरा है y2 a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक। ये दो SHM है, आपको पता है SHM के इक्वेशंस ऐसे ही होते हैं। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें एक्चुअली यहाँ पे जो मिला वो इन दोनों का एडिशन है और ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। सुपरपोजिशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर सम आता है, इसलिए क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे साइनोसॉइडल फंक्शन है, इसको जब मैथमेटिकली आप अप्रोच करोगे तो जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे आपने दो वेक्टर ऐड करने में यूज किया है, ठीक है, या दो वेक्टर ऐड करने के बाद रिजल्ट मिलती है, बिल्कुल वैसा ही आता है। तो अपन फार्मूले पे फोकस करेंगे, डेरिवेशन आपको करना ही नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस होने चाहिए। आपका मोटो होना इतना है कि बेटा आप जब एग्जाम में बैठो तो आपसे क्वेश्चन होने चाहिए, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है क्वेश्चंस। बाकी फार्मूला वगैरह तो आपने 12th में 11th में कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर ये साइनोसॉइडल है और ये कोहेरेंट है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का फेज डिफरेंस, अच्छा ये जो होता है साइन के बाद जो एंगल वाला पोर्शन ये होता है फेज, इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि ओमेगा टी 5 माइनस सॉरी ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी तो 5 बचेगा। तो वेक्टर मेथड से जो हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सुनो, सबसे पहले जिसका फेज कम है उसको ड्रॉ करते हैं। ये ओमेगा टी प्लस 5 है, ओमेगा टी है, तो हमने बनाया यहाँ पे देखो a1, क्लियर। अब क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना 5 का, क्योंकि ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरा जो a2 बनाओगे आप, जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक्चुअली वेक्टर मेथड लगा रहे हैं, हालांकि एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेक्टर नहीं है, लेकिन इसका एडिशन का रिजल्ट वेक्टर की तरह आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 फेज डिफरेंस पे हमने क्या किया, a2 बना दिया, ठीक है। तो ये जो अपने को मिला, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो इनकी जो डायगोनल होगी वो क्या बताएगी अपने को, रिजल्टेंट। तो वेक्टर मेथड लगा रहे हैं तो आपको वेक्टर का थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए भाई। अगर दो वेक्टर की एडजेसेंट साइड, मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डायगोनल क्या होता है, नेट। तो यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों का जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा, भाई दो एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं कुछ फेज डिफरेंस के साथ, तो रिजल्टेंट कुछ एम्पलीट्यूड आएगा। वो फार्मूला जो आता है वो आता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, बिल्कुल वैसा ही जैसा दो वेक्टर ऐड होते हैं। भाई दो वेक्टर a1 a2 उनके बीच के एंगल 5 हो तो रिजल्टेंट यही आता है, बिल्कुल वैसा ही यहां भी मिला, ठीक है। दो SHM जिनके एम्पलीट्यूड a1 a2 और फेज डिफरेंस 5, तो उनका भी रिजल्टेंट इतना ही आएगा। एक्चुअली इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व किया जाता है तो यही मिलता है, इसलिए हम ऐसा बना लेते हैं, या एक वेक्टर मेथड के फॉर्म में हम अपन इसको कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा अब ये जो तुम्हारा a नेट है कितनी एंगल बना रहा है, थीटा। तो एक्चुअली वहां पे तो डायरेक्शन की बात करते हैं वेक्टर में, लेकिन ये जो थीटा है ये एक्चुअली फेज है किसकी, a नेट की, किसके साथ, एक a1 के साथ, a1 के साथ a नेट की फेज है, कितने फेज पे है। तो यहां पे एक्चुअली एंगल फेज बताएगा, वेक्टर में डायरेक्शन बताता था, ठीक है। तो यहां से देखो tan थीटा निकालने के लिए सिंपल वही फार्मूला जैसा वहां बनता था यहां भी बनता है, a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने y को y1 प्लस y2 करके निकाला है तो जो y होगा वो एक्चुअली क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। भाई दो SHM मिले तो एक रिजल्टेंट SHM, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसके लिए भी एम्पलीट्यूड होगा जो क्या होगा a नेट जितना, साइन उसके लिए भी फेज आएगा, लेकिन अब आपको पता है ये जो थीटा एक्चुअली a1 के साथ देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे फेज ऑफ a1 जो भी हो व्हाटएवर, यहाँ पे कितना है ओमेगा टी, तो यहाँ ओमेगा टी रख देना। किसी क्वेश्चन में ओमेगा टी प्लस समथिंग हो तो यहाँ ओमेगा टी प्लस समथिंग जो होगा वो लिख देना, इसीलिए मैंने यहाँ पे फेज ऑफ a1 लिखा ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे।
प्लस थीटा, क्योंकि A1 से कितने फेज पे, थीटा पे है, कौन, A नेट। तो इस तरीके से ये जो हमने अभी देखा ये सब कुछ बिल्कुल आप देख रहे हो कि बेटा एकदम वेक्टर की तरह ही है और वेक्टर के जैसा ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फील आएगा। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है y नॉट इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा t प्लस 20 प्लस 3 sin ओमेगा t प्लस 110। अब यहाँ पे कोरेंट ही लेके चल रहे हैं और ये जो रिजल्ट आया कोरेंट के लिए आया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये है ओमेगा टी प्लस 20 और ये है ओमेगा टी 1 प्लस 110, तो ये ज्यादा है, आपको पता है भाई जो ज्यादा होता है, ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं किसको रेफरेंस लेकर के, जो कम होता है फेज, ठीक। तो यहां पे क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहां पे बनाया हमने A1 मतलब 4 और देखो यहां पे कितना ओमेगा टी प्लस 20 और ये कितना ओमेगा टी प्लस 110, तो इन दोनों का डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना, 90। इसका मतलब ये है कि 90 पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये A2 बनाना पड़ेगा, ये हो गया 3। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो A नेट आराम से बना सकते हैं। A नेट कितना है आपको पता है, दो वेक्टर 90 पे, तो यहां पे अगर हमने 90 रख दिया cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। यहां अगर लगाएंगे वो चीज तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा अपने पास, दिस इज 9, दिस इज 16, 25 to 5, A नेट आ गया 5। चलो थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा जब निकालेंगे तो यहां से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 मतलब क्या, आपको पता है यहाँ पे tan थीटा 3/4 मतलब 37 होता है, ये होता है बेटा, याद रखना। तो यहां से हो जाएगा अपने पास ये 37। तो अब अगर हम y लिखें, y नेट, तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो A नेट कितना आ गया अपने पास 5 sin फेज ऑफ A1, फेज ऑफ A1 यहां कितना है ओमेगा टी प्लस 20, ओमेगा टी प्लस 20 प्लस थीटा, तो थीटा कितना 37। यहां से बेटा सॉल्व करके निकालेंगे तो 5 sin ओमेगा टी प्लस 57 डिग्री। तो यहां से देखो ये अपने पास y नेट बना, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यहां से देखो ये जो था ना, हमने देखो फेज ऑफ A1 लिया, तो ये याद रखना, जिसका फेज कम होगा उसी को रेफरेंस में लेंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो y नेट इज इक्वल टू 6 sin ओमेगा टी प्लस 30 एंड 6 cos ओमेगा टी। तो हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो दोनों साइन में थे, इसलिए यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, 6 sin ओमेगा टी प्लस 30, 6 sin ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। यहां पे एक्चुअली क्या करने वाले हैं अपन, ओमेगा टी प्लस 90 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आता है, कॉस थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा करते ये माइनस में आ जाएगा और इसको प्लस ही रखना है, कीप इन माइंड। अब दो वेक्टर, अब देखो ये क्या है ओमेगा टी प्लस 30, ये ओमेगा टी प्लस 90, ये ज्यादा, तो रेफरेंस में कौन आएगा, ये, तो एक 6 ऐसे आ गया। और उसके बाद क्या है बेटा अपने पास, देखो ये ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 30, दोनों का डिफरेंस 60, इसका मतलब 60 डिग्री पे दूसरा 6 आ गया। A नेट क्या आने वाला आपको पता है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 6 6, तो ये 30 पे जाएगा A नेट। और A नेट अगर हम निकालें तो सिंपली क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 6 स्क्वायर cos 60। तो यहां से आ जाएगा, ध्यान से देखो, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट में, तो आ जाएगा 6√3। A नेट हो गया। अब क्या करोगे, y नेट लिखने के लिए सिंपल तरीका मैंने बताया था, A नेट जो कि आया 6√3 साइन, उसके बाद क्या होगा, फेज ऑफ A1, फेज ऑफ A1 यहां कितना है, देखो ध्यान से, ओमेगा 1 प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30। ये चीजें दिमाग में बिठाओ कि भाई यहाँ पे फेज ऑफ A1 क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है। प्लस यहां से देखो ध्यान से, अब कितना आया यहाँ पे देखो A नेट का इस पर्टिकुलर A1 से, तो 30, यहाँ पे 30 और कर दो, तो यहां से कुल मिला के आ गया 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60। तो इस तरीके से
आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आता है अपन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में जो रिलेशन आता है ये फॉर्मूले के थ्रू आता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आप फेज डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे वैल्यूज रख दो, तो डेल्टा एक्स को लिख सकते हो आप क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाइव। ऐसे ही आप फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में भी रिलेशन निकाल सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए। जैसे मान लो कि अगर फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है पाई, और आपसे पूछा जाए पाथ का डिफरेंस बताओ, तो पाथ का डिफरेंस एक्चुअली कितना आएगा, ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से देखो फॉर्मूले में रख दो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई, तो अपने पास क्या आ गया, लैम्डा बाई 2। तो एक्चुअली जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो या मान के चलो वेवलेंथ के टर्म में आएगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हो। ऐसे ही आप ये पता हो तो इसके लिए टाइम डिफरेंस भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, टाइम डिफरेंस अगर इसी पर्टिकुलर पे निकालें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, t डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू पाई, तो कितना आ गया t बाई 2। t यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो ये याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन इंटरफेरेंस पे, काम की चीज जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। क्या होता है इंटरफेरेंस? भाई दो वेव जब मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है, ठीक है। अगर वो कोहेरेंट है तो वहां इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है, कहीं इंटेंसिटी अलग, फिर कहीं और अलग, फिर सेम, फिर अलग, इस तरीके से। मतलब कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, एक पैटर्न बनाती है पोजीशन के साथ, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इट इज द मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। जहां पर वो मिलती हैं तो अलग अलग जगह पे मिल के क्या करती हैं, कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, इसके हिसाब से एक पैटर्न बना देती है, उसी को बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में इंटरफेरेंस में कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं पे मिनिमम, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, और हर मैक्सिमम की इंटेंसिटी सेम, हर मिनिमम की इंटेंसिटी सेम होती है। ये दिमाग में बिठा लो, याद रखो, मैं हालांकि लिखवा दूंगा इसको, लेकिन दिमाग में बिठा लो। अच्छा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि यहां पे एनर्जी लॉस हो रही है। भाई जहां इंटेंसिटी कम हो जाती है वहां की एनर्जी जहां इंटेंसिटी ज्यादा हो गई वहां चली जाती है, तो ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इंटरफेरेंस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट है वही इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी कहीं मिनिमम कहीं मैक्सिमम, तो पोजीशन के साथ, पाथ डिफरेंस के साथ, फेज डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा किस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है। और ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है यही इंपॉर्टेंट है, इसी की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इन इंटरफेरेंस। तो यहां पे बेटा हम इंटेंसिटी की फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ये तो होता ही है। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू के ए स्क्वायर। और आपको एक चीज पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इनटू cos फाई। एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपने डिड्यूस कर रखा है, दो वेव अगर मिलती है तो उसके लिए, दो सोर्स मिलती है तो उसके लिए, कोहेरेंट है तो, है ना। तो बाय दिस रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं भाई, I नेट इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इनटू cos फाई। एक्चुअली अंडर रूट सिर्फ I1 I2 के साथ लगा हुआ है, cos के साथ नहीं है, दिमाग में बिठा लो। अगर हमने I1 I2 को इक्वल कर दिया, ठीक है, इन दोनों को हमने अगर इक्वल कर दिया तो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। थोड़ी सी यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है, आप रिजल्ट याद रखो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है I1 I2 क्या है भाई, वो जो सोर्सेज हमने ली हैं, कोहेरेंट सोर्सेज जो हमने लिए हैं उनकी इंटेंसिटीज हैं, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच में। तो ये डेल्टा फाई जो आप यहाँ पे लिखे हो ना, यही एक्चुअली फाई है। यहाँ पे हमने डेल्टा फाई ना लिख करके क्या लिखा है, फाई। क्यों? क्योंकि वहां हमने क्या लिया था, डेल्टा फाई की वैल्यू फाई लिया था, याद करो, एक्सप्रेशन बनाया था a1 sin ओमेगा t प्लस फिर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो डिफरेंस तो कितना है, डेल्टा फाई की वैल्यू फाई, इसीलिए यहाँ पे ये फाई मतलब एग्जैक्ट फेज नहीं है, ये फाई का मतलब दोनों सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इंटेंसिटी से रिलेटेड फार्मूला, ठीक है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं और आगे क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इन सारी चीजों को नोट डाउन करें बेटा। इंटेंसिटी का फार्मूला आपने बना लिया। अभी कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स जिनकी इंटेंसिटीज दी हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस पता हो, तो आपको पता है कि जो फार्मूला आता है वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2
cos phi। phi क्या है? फेज डिफरेंस। तो उसमें बेसिक से सवाल कर लेते हैं फटाफट ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे दो इंटेंसिटी दी हुई I1 is equal to 9I और I2 is equal to I, तो कह रहे हैं फाइंड I net where phase difference, this is phase difference, pi by 3 और एक पे क्या है पाई बाई 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका था वो क्या था? I is equal to I net का I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi। एक्चुअली ये phi फेज डिफरेंस ही है, तो यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पाई बाई 3, इसका मतलब फाई की जगह पे आपको पाई बाई 3 ही रखना है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आई नेट अगर हम निकालें तो यार 9i plus 2 under root 9i into cos पाई बाई 3, इट इज पाई बाई 3 मीन 60। तो 60 होने का मतलब क्या भाई? cos 60 को 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां से देखो क्या है 9i मतलब 10i, देखो 10i और प्लस यहां पे कितना देखो ये 9i स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो 3i आ गया बाहर, तो 13i। दिस इज द आंसर, है ना? इस तरीके से बेटा अपने पास इसका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब इसी फार्मूले में यहां पाई बाई 2 रखना है। तो आई नेट का जो फॉर्मूला बनेगा ध्यान से देखिए, 9i प्लस i प्लस 2 अंडर रूट 9i इंटू आई cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हमारे पास बचा क्या? 10i। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है सिंपल फार्मूले पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस करेंगे। एक्चुअली हमें पता चल चुका है कि इंटरफेरेंस में कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम यहां करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, दो टाइप की एक्चुअली। जहां पे इंटेंसिटीज मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां इंटेंसिटीज मिनिमम होती है पोजीशन के साथ वहां बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इन दोनों को अपन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब भाई इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी होगी जब भाई ये जो है ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम cos फाई की वैल्यू। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 किस पे होती है भाई? फाई की कौन कौन सी वैल्यू पे? एक तो 0 पे, दूसरा 2 पाई पे, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एक्चुअली 4 पाई पे। तो इन सारे वैल्यूज पे क्या होता है? cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब 1 होती है, और उस टाइम पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? फेज डिफरेंस की 2n पाई, एक्चुअली ये फेज डिफरेंस है, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। इस तरीके से 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 2 पाई मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई मिल जाएगा, और मिलता चला जाएगा। फिर हमें अगर फेज डिफरेंस पता है तो हमें पाथ डिफरेंस भी पता है। देखो पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज थोड़ा आगे पता चलेगी, अभी तो आज के लेक्चर में नहीं पता चल पाएगी, लेकिन ये चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या भाई? डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू अगर ये रखोगे तो एक्चुअली लैम्डा का जो एक्सप्रेशन बनेगा, सॉरी डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? n लैम्डा, और n की वेरिएशन यही है क्योंकि फाई की वेरिएशन हमने ये रखी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बेटा मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसका फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। अब n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1, 2, 0, 1, 2, 3, और पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए, ठीक। अब इंटेंसिटी की बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, क्योंकि ये 1 हो चुका है cos फाई की वैल्यू। यहां से इसको हम लिख सकते हैं I मैक्सिमम, जो आएगा अपने पास अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और अगर इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, I इज इक्वल टू K स्क्वायर लिखते थे ना, वो तो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब अगर I1 I2 की वैल्यू I नॉट कर दें, मतलब इक्वल कर दें, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 4I नॉट। तो ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? उन पोजीशंस पे मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी तब होगी जब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये वैल्यू मिनिमम हो। ये मिनिमम कितना होता है? -1। -1 कौन कौन सी वैल्यू पे होता है भाई? पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है। तो डेटा देख के पता चला कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ऑड नंबर अगर हम लिखें, जनरल टर्म ऑड नंबर का क्या होता है अपने को पता है? 2n - 1 या 2n + 1। भाई स्टार्टिंग n की कहां से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर n की वैल्यू 0 से ले रहे हो तो 2n + 1, अगर n की वैल्यू 1 से ले रहे हो तो 2n - 1। तो मैंने 1 से स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? 2n - 1
पाई, अब 1 रखोगे यहाँ पे तो ये पाई मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 3 पाई मिल जाएगा। इस तरीके से फेज डिफरेंस मिल सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाला था वैसे यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालोगे फॉर्मूला लगा के, कौन सा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे मिलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। आपको पता है इनकी वेरिएशन वही है जो पहले थी। इस केस में मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी और इसकी वैल्यू -1 रखना है, क्योंकि मिनिमम -1 आएगा तो यहाँ पे माइनस यहाँ लग गया। तो यहां से इसको लिख सकते हैं आई मिनिमम की वैल्यू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, और एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना है एक्चुअली के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली A1 माइनस A2 का मतलब समझना, जो बड़ा हो ना उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेना। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, तो आई मिनिमम की वैल्यू 0 आएगी। और इस केस में बहुत ही कंट्रास्ट पैटर्न बनता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूमेरिकल में कभी कभी काम आती हैं, भाई एवरेज इंटेंसिटी पूछी जाती है, इट इज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब आई मैक्स प्लस आई मिन बाई 2। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे ना, आई मिन और आई मैक्स इनकी वैल्यूज रखोगे ये और ये, ठीक है। तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचता है I1 प्लस I2। तो एक्चुअली एवरेज इंटेंसिटी जो होती है वो I1 प्लस I2 ही होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, YDSC मैंने आपको एक नाम दिया था कि भाई कोहेरेंट बनाने के लिए YDSC हम पढ़ते हैं। YDSC क्या है इसकी डिटेल हम आगे लेंगे, बस आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि YDSC में हम स्लिट लगाते हैं। एक सोर्स के सामने हम एक बोर्ड रख करके, कार्डबोर्ड रख के वहां पे स्लिट लगाते हैं। स्लिट मतलब एक कट लगाते हैं, ऐसे ब्लेड से एक कट लगाना, पतली कट, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लिट। तो स्लिट से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी स्लिट के विड्थ पे डिपेंड करती है। तो न्यूमेरिकल में यूज होगा इसलिए मैं अभी करा रहा हूं, बाकी इसकी डिटेल आपको मिलेगी YDSC में कि स्लिट क्या होता है। तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो स्लिट की जो विड्थ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड की स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता है। तो यहां से I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, W1 बाई W2, वेयर W1 एंड W2 क्या है, विड्थ ऑफ दिस स्लिट इन YDSC, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। मैंने ये इसलिए बताया, कभी कभी क्या होता है, हमें विड्थ दिया होता है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने का अगर जरूरत पड़े तो आप इस रिलेशन को यूज कर लेना, अगर इंटेंसिटी की रेशियो चाहिए तो इस रिलेशन को यूज कर लेना, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे अपन करेंगे तो समझेंगे इसको। अच्छा, आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो भाई आई मैक्स कितना है, दिख रहा है आपको, आई मिन कितना है, दिख रहा है आपको। तो यहां से अगर हम रखें तो इंटेंसिटी के टर्म में आएगा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के टर्म में देखो k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऐसा एक टर्म होता है फ्रिंज विजिबिलिटी, मतलब जो फ्रिंज हमें दिख रही है वो कितनी अच्छी दिख रही है, कंट्रास्ट दिख रही है कि नहीं, ऐसा। तो फ्रिंज विजिबिलिटी ये होता है, एक्चुअली क्या होता है, आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन इनटू 100। बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, एक्चुअली ये विजिबिलिटी होती है। कभी कभी विजिबिलिटी पूछी जाती है तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पे अगर हम चाहते हैं कि विजिबिलिटी मैक्सिमम हो, तो अच्छी विजिबिलिटी हो, तो उसके लिए हमें आई मिनिमम की वैल्यू 0 करनी पड़ती है, तो वहां कंट्रास्ट बनता है, उसके लिए I1 की वैल्यू I2 के इक्वल करनी पड़ती है। बहुत पैटर्न जो बनता है वो कंट्रास्ट बनता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये हो गई सारी बातें, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मैक्स का एक्सप्रेशन क्या बना, आई मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या बना, ये सब कुछ याद होना चाहिए बेटा। अब अपन इन सारे फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बेटा आपने इंटरफेरेंस किया, इंटरफेरेंस पे, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट तो वो भी देख लिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें, तो अपन उस पे करेंगे कुछ बेसिक सवाल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/9, मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है, फाइंड I max बाई I min। तो पहले सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है बेटा, ध्यान से देखना कि I max बाई I min मतलब ये हमें निकालना है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर।
अब एक काम करो, अंडर रूट आई टू यहां से कॉमन लो और यहां से कॉमन लो, तो एक्चुअली अंडर रूट आई टू जब हम कॉमन लेंगे ना, यहां से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ आएगा आई टू और इधर भी आई टू आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहां बचेगा अंडर रूट आई वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई टू प्लस वन, और यहां बचेगा अंडर रूट आई वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई टू माइनस वन। तो एक्चुअली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, आई मैक्स बाई आई मिन इज इक्वल टू, यहां से देखना हम लिख सकते हैं, देखो आई अंडर रूट आई टू बाहर निकाला था तो आई टू बाहर आया था यहां से भी, तो वो कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों तरफ है ऊपर नीचे। यहां क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहां पे बचेगा अपने पास अंडर रूट आई वन बाई आई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई वन बाई आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से देखो वन बाई आई टू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वन बाई नाइन। एक काम करो, यहाँ पे 9 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे 9 मैंने इसलिए बनाया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ 9 रखेंगे तो हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये 3 प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर, दिस इज 16 एंड दिस इज 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये फॉर्मूला यूज किया। अगर a1 by a2 देता तो अपन क्या करते, a1 plus a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 minus a2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते। बात समझ आ गई? तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ भी रेशियो दे आप i max by i min की कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो हमने एम्पलीट्यूड वाला ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, कोहेरेंट सोर्स है और अपने पास उन सोर्सेस का इक्वेशन दिया y1 is equal to a sin ओमेगा t और दूसरा दिया y2 is equal to 2a sin ओमेगा t plus pi by 3 और ये कोहेरेंट बोल दिया। तो कोहेरेंट बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का फार्मूला आने वाला है वो क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, वो आने वाला i1 plus i2 plus 2 under root i1 i2 cos phi। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे एंगल का, तो यहाँ पे एक्चुअली फाई की वैल्यू मिल जाएगी अपने को पाई बाई 3। तो यहां से देखो क्या कह रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब आई मिनिमम निकालना है। तो आई मिनिमम क्या होता है आपको पता है, क्या चीज, के a1 डिफरेंस ऑफ a2 का होल स्क्वायर, भाई एम्पलीट्यूड के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से देखो एम्पलीट्यूड पता है, एक्चुअली यहाँ पे इंटेंसिटी पता नहीं थी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पता था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ के आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ a1 आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर होने वाला है। अगर आपने इसको a1 ले लिया तो 2a माइनस 1 सॉरी माइनस a का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा अपने पास आई मिनिमम का एक्सप्रेशन के ए स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ a1 डिफरेंस a2 है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आंसर जो है वही आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। चलो अब आते हैं इस पे, a1 by a2 इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और i max by i min कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अगेन i max by i min का एक्सप्रेशन अगर हम बनाए और एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें, तो हमने बताया था आपको क्या होता है, ये a1 plus a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 minus a2 का होल स्क्वायर। यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हम a2 कॉमन ले सकते हैं, तो a1 by a2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 बाई a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a1 बाई a2 अपने को पता है, दिख रहा है 3/5, तो 3/5 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/5 माइनस 1 स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या हो गया, ये 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8/5 डिवाइडेड बाई यहां देखो माइनस 2/5। तो देखो ये हो गया कैंसिल। अब ये देखो माइनस 2 है, ये 8 है, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 4 आएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली 16 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो आपने यहां देखा कि बेटा यहाँ एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया तो हम i max by i min निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटीज का रेशियो दिया तो हम यहाँ i max by i min निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो बेटा ये हो गया अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। कह रहा है 2 स्लिट इन YDAC है विड्थ इन रेशियो। अच्छा, विड्थ की रेशियो दे दिया, मतलब W1 by W2, ये आपको पता चलेगा YDAC क्या है, सो डोंट वरी। अभी आप बस याद रखो, स्लिट का मतलब बताया था मैंने, एक कट है, वो कट की विड्थ ज्यादा होगी तो लाइट ज्यादा निकलेगी, तो विड्थ जो होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर विड्थ का रेशियो 1/25 दिया तो इसका मतलब क्या है अपने पास,
I1 by I2 की वैल्यू 1/25। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमसे क्या पूछा गया, I max by I min। देखो यही बार बार कैलकुलेशन आपको दिख रही है, तो I max by I min जब आप करोगे तो यहां से सिंपली ये एक्सप्रेशन यूज कर लो सीधे, क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट कर रखा है। हमसे I max by I min यहां पूछा था, I1 by I2 दिया था, यहां भी I1 by I2 दिया, I max by I min पूछा, तो ये एक्सप्रेशन यूज कर लो। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट I1 by I2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 by I2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया 1/25 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1/5 प्लस 1 और यहाँ 1/5 माइनस 1, दिस इज 4/5 माइनस में एक्चुअली, एंड दिस इज 6/5, तो 6/5 डिवाइडेड बाय 4/5 का होल स्क्वायर। यहां से तुम अगर ध्यान से देखो तो 5 कैंसिल, एक्चुअली ये माइनस में है, और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो यहां आ जाएगा 9/4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां देखो विड्थ का रेशियो दिया था, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अच्छा सवाल है, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। कह रहा है I1 by I2 की वैल्यू दिया हो तो I max minus I min डिवाइडेड बाय I max प्लस I min की वैल्यू कितनी होगी। ये अगर आपको याद हो तो एक्चुअली फ्रिंज विजिबिलिटी की कैलकुलेशन है ये, इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रिंज विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो बस इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, I max by I min की अगर हमने बात की, ठीक है, I max क्या है आपको पता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और I min क्या है, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। तो यहां से देखो I max माइनस I min करेंगे ना, I min डिवाइडेड बाय यहां क्या करते हैं I max एक्चुअली प्लस I min। अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें ना I min और I max की एक्सप्रेशन रख देनी है, और आपको पता है यहां पे अगर हम लिखें तो I max लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस I min क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अब देखो ये यहाँ कैंसिल हो गया, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। तो फाइनली जो I max माइनस I min बाय I max प्लस I min, इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहां पे बेटा अपने पास आ जाएगा 4 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे बेटा अपने पास 2 I1 है और 2 I2, ये हो गया कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। अब अगर हम क्या करें, यहां से I2 कॉमन लें तो यहां बचेगा I2, यहां जाएगा I2, यहां बचेगा I1 बाई I2 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में, और उस I2 को अगर ऊपर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो I2 स्क्वायर अंदर जाएगा। तो देखो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, 2 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 बाय I2 प्लस 1, ऐसा बचेगा। कैसे, ध्यान से देखो, यहां से I2 लिया था कॉमन तो हमारे पास I1 बाय I2 प्लस 1 बचा, और I2 को ऊपर भेजा तो इसके डिवाइड में गया, लेकिन अब ये क्या था, बाहर था अंडर रूट के, तो अंडर रूट के अंदर भेजा तो स्क्वायर कर दिया। अब यहां से देखना, ये एक I2 यहां से इसको कैंसिल कर देगा, तो जो एक्सप्रेशन बनने वाला है एक्चुअली ऐसा बनेगा 2 अंडर रूट I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई I1 बाई I2 प्लस 1। यहां से इसको लिख सकते हैं n, इसको भी लिख सकते हैं n, तो यहां पे आ जाएगा 2 अंडर रूट n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कभी कभी बेटा क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको p लिख देगा तो यहां पे p, तो यहां भी p, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को चेंज कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 1 बाई, चलो यहाँ पे 9 रख देता तो यहाँ 9 रख दो, यहाँ 9 रख दो, तो इस तरीके से इसको एज अ फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, आप इसको क्या करना है, एज अ फार्मूला भी यूज कर लेना कि अगर I1 बाई I2 का रेशियो दिया हो तो आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम केस में पूछा गया है, कह सकते हो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर अ पॉइंट सोर्स इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज एट अ डिस्टेंस d is I0 then find the intensity at distance 3d। याद करो पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी का वेरिएशन आता था वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स, ये मैंने हाइजेंस वेव थ्योरी जब मैंने वेवफ्रंट टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट था उसमें बताया था, तो उस पे बेस्ड एक सवाल है, बेसिक सा कर लेते हैं।
तो यहां से देखो डिस्टेंस से कैसे डिपेंड कर रहा है पॉइंट सोर्स के लिए ऐसा, तो इसका मतलब लिख सकते हैं भाई अगर d1 डिस्टेंस पे i0 है तो 3d पे पूछा जा रहा है कितना होगा, तो चलो मान लेते हैं i1 i2, तो i1 बाई i2 को हम क्या लिख सकते हैं r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई क्या कह रहा है i0 है तब जब डिस्टेंस d है, और i2 मान लेते हैं तब जब डिस्टेंस 3d है, तो i2 मतलब r2 पे i2 मिल रहा है, तो r2 की वैल्यू 3d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका d स्क्वायर। तो यहां से बेटा अपने पास क्या आ गया, अपने पास ध्यान से देखना i2 की वैल्यू आ गई i0 बाई 9। कैसे, चलो देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या i0 बाई i2, और यहां देखो ये 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहां 9 बचा, i2 को इधर भेजा 9 को इधर भेजा, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लो, ठीक है अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अपन आगे बढ़ेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या होमवर्क है वो आप देख लेना बेटा। आज आपने इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है, और वेवफ्रंट के बारे में भी देख लिया था क्या था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको करना है मॉड्यूल में फिंगर बॉक्स 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 41 तक, और एक्सरसाइज 2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 3 में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और रेस नंबर 1 करना है। तो ये मॉड्यूल रेस से आपको होमवर्क मिल गया, तो बेटा आज ही ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में तो अपन जो पढ़ना है YDFC वो स्टार्ट करेंगे पाथ डिफरेंस के साथ, क्लियर।